तो डायपोल क्या होता है, टू चार्जेस अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है, और अपोजिट इनका साइन है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम डायपोल बोल देते हैं, ठीक है, टू इक्वल चार्जेस विद अपोजिट नेचर, ठीक है। यहां पर हमें वेक्टर डिफाइन करते हैं डायपोल मोमेंट, जो स्ट्रेंथ को शो करता है कि डायपोल कितना स्ट्रांग होगा। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्ज, किसी भी चार्ज का एक मैग्नीट्यूड रख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्ज के बीच में सेपरेशन जो है वो स्मॉल ए मैंने लिया तो स्मॉल ए ले लो, एल लेंगे तो एल ले लेंगे, आर लेंगे तो आर ले लेंगे, जो भी, ठीक है। डायरेक्शन होता है इसका -q से +q, फ्रॉम -q टू +q, ये डायरेक्शन, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऐसे आउटसाइड जाता है, नेगेटिव में एंटर करते हैं, और -q से +q डायरेक्शन में इनका p वेक्टर होता है। डायपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन होता है -q से +q की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है +q से -q, डायपोल मोमेंट -q से +q, ठीक है। तो यहां पर अगर देखें तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, -q से +q, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसमें हमें देखना ये होता है कि जो दोनों चार्जेस हैं उनके बीच में गैप अगर 0 हो जाए, अगर a का वैल्यू 0 हो जाए तो उस समय फिर डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है, वहां पर हम डायपोल डिफाइन नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे एक एग्जांपल बताया था, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में रोटेट हो रहा है, ऐसे रुकी एक जगह नहीं है, ऑर्बिट में रोटेट हो रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ चार्ज कहां पर होगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में अगर रोटेट हो रहा है तो इसका एक पोजीशन तो है नहीं, रोटेशन हो रहा है कंप्लीट, है ना, तो इसका हम सेंटर ऑफ चार्ज ले लेंगे, तो सेंटर ऑफ चार्ज कहां हो गया, इधर हो गया, और न्यूक्लियस भी इसी के ऊपर होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में वैसे देखा जाए तो डिस्टेंस है स्मॉल r, लेकिन स्टैटिक देखेंगे तो है डिस्टेंस, हम सोचेंगे कि शायद ये डायपोल बन रहा है, लेकिन अगर क्योंकि इसका कंप्लीट रोटेशन हो रहा है ना, तो इस कंडीशन में इसका सेंटर ऑफ चार्ज देखेंगे तो प्लस और माइनस एक ही पॉइंट पे ओवरलैप हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये डायपोल नहीं है, इसका डायपोल मोमेंट 0 है, ठीक है। तो जो एटम्स होते हैं वो एटम्स में अगर कोई पोलराइजेशन हमने नहीं किया, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनका डायपोल मोमेंट 0 रहता है, ठीक है ना। p वेक्टर 0 होगा। वेक्टर सम भी कर सकते हो, जैसे मान लो कि -q से +q डायरेक्शन में ये हो गया p वेक्टर, फिर जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये हो गया p वेक्टर, जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये होगा, इन सब का एवरेज ले लो, वेक्टर सम कर लो तो सब वेक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रोटेट होगा ना, फिक्स होगा नहीं ऑर्बिट में, तो नेट डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ चार्ज याद रखना है, q1 q क्या है, ये सेंटर ऑफ चार्जेस, ठीक है। इसी टाइप से फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर कि जैसे मान लो क्वेश्चन में बोल दिया कि एक रिंग है, ठीक है, रिंग पर हाफ पार्ट पर हमने दे दिया पॉजिटिव चार्ज और हाफ पार्ट पर दे दिया हमने नेगेटिव चार्ज। तो अब क्योंकि पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है तो ये बन गया डायपोल, है ना। रेडियस इसका r, रिंग का रेडियस r, इधर चार्ज है +q और इधर चार्ज है -q, रेडियस r है। हमें बताना है कि इस रिंग का डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ चार्ज ढूंढेंगे। अब रिंग में क्या होता है, रिंग में थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला तो याद होना चाहिए कि ये रिंग है, तो रिंग में यहां से सेंटर से वो पॉइंट से सेंटर ऑफ मास जो है उसका हाइट होता है 2r/π, 2 इंटू रेडियस अपॉन पाई, ये सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो सेंटर से जो नेगेटिव चार्ज है इसका सेंटर ऑफ चार्ज कहां होगा, इधर होगा, -q। इसी टाइप से पॉजिटिव पार्ट का सेंटर ऑफ चार्ज किधर होगा, इधर होगा, +q। इन दोनों के बीच में गैप अगर हमें पता लग जाए तो हम लिख देंगे फॉर्मूला डायरेक्ट, है ना। तो गैप हमें कैसे पता लगेगा, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस का ये फॉर्मूला में पहले से याद होना चाहिए, 2r/π। तो ये डिस्टेंस हो गया 2r/π, ये डिस्टेंस हो गया 2r/π, तो टोटल डिस्टेंस हमें पता लग गया। तो डायपोल मोमेंट हो गया यहाँ पर चार्ज इंटू सेपरेशन 4r/π। तो डायरेक्शन क्या होगा, -q से +q, इधर इस डायरेक्शन में हो गया डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ठीक है। समझ में आ गया। रिंग के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। ये साइड पे एक ट्रायंगल ले लिया, इधर चार्ज है सपोज q, इधर चार्ज है -q, इधर चार्ज है -q। क्वेश्चन बोला है कि डायपोल मोमेंट निकालो इसका, सिस्टम का डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर 2q का मतलब क्या है, q और q, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि यहाँ पर दो चार्ज है, एक +q है और एक और +q है। तो एक +q तो इसके साथ डायपोल बना लेगा, एक +q इसके साथ डायपोल बना लेगा और एक +q इसके साथ डायपोल बना लेगा, दो डायपोल बन गए यहाँ पे, है ना। अब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, -q से +q की तरफ, तो वेक्टर बना लेंगे हम। इस डायपोल को अगर हम देखें तो डायरेक्शन क्या होगा, -q से +q डाउनवर्ड, एक वेक्टर मैंने नीचे बनाया p, q इंटू a डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा फिर हो गया -q से +q इस तरफ, इधर सेकंड हो गया -q से +q इधर, ये q और a सेम है, मतलब यहाँ भी p होगा q इंटू a, दोनों डायपोल, दो ही डायपोल बन रहे हैं बस, ये तो डायपोल बनेगा नहीं, यहाँ पर तो लाइक चार्जेस है ना। एंगल कितना होगा
90, तो वेक्टर सम कर देंगे क्योंकि डायपोल मोमेंट क्या था, वेक्टर क्वांटिटी था, इसका डायरेक्शन होता है ना, तो वेक्टर सम कर देंगे, तो वेक्टर सम करेंगे तो ये √2p आ जाएगा आंसर, है ना। तो इस सिस्टम का अगर बोले कि डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो डायपोल मोमेंट सोल्व करके आया, नेट डायपोल मोमेंट आया √2 इंटू टी क्या था, q इंटू। तो क्लियर है फर्स्ट मेथड, डायरेक्शन ही हो जाएगा ऐसे, ये डायरेक्शन, ठीक है। सेकंड मेथड है कि सेंटर ऑफ चार्ज के थ्रू कर लो। जैसे यहां पर ये जो चार्ज है ये था ट्वाइस, है ना, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूं, रिंग को देखो, ये है -q, ये है -q। सेंटर कहां होगा, यहां पर। जैसे सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक ऐसा वर्चुअल पॉइंट होता है जिसपे कंप्लीट सिस्टम का मास हम कंसेंट्रेट इमेजिंग कर सकते हैं, है ना। तो उसी टाइप से सेंटर ऑफ चार्ज क्या होगा, जिस पॉइंट पे हम कंप्लीट सिस्टम का चार्ज कंसेंट्रेट यहां पर इमेजिंग कर सकते हैं। तो इस लाइन का जो चार्ज है -q उसको मैं लिख देता हूं यहां पर -2q, ठीक है, ये हो गया सेंटर, हटा दो इसको, ठीक है। और एक यहां पर है +2q। तो बताओ क्या डायपोल है या नहीं है, बन गया डायपोल। दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस और पता लग जाए तो हो गया काम, डायपोल मोमेंट निकाल लेंगे हम। डायरेक्शन क्या होगा डायपोल मोमेंट का, माइनस से प्लस की तरफ, तो ये हो गया डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। देखो सेम आ रहा है, वैल्यू और देख लेते हैं, अगर सेम आ गया तो एक छोटा सा मैं एक और सोल्व करने का मेथड मिल जाएगा, है ना, सेंटर ऑफ चार्ज के थ्रू सोल्व करना। तो यहां पर वैल्यू देख लेते हैं, ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है ना, ये ए है, ये पूरा 90 डिग्री था, ये मिडिल पॉइंट से हमें मिलाया हुआ है, तो ये जो एंगल है ये हो जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री, ठीक है, इधर ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है ना। तो इसके हेल्प से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पर ये जो साइड ए है इसका कंपोनेंट ले लेंगे, इधर ये हो जाएगा कंपोनेंट a cos 45, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो आया a cos 45, cos 45 मतलब 2, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट हो गया P इक्वल टू चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। सोल्व करके आंसर आया √2q इंटू a। क्या यही आंसर आया था पहले, सेम आंसर, डायरेक्शन भी ध्यान से सेम, ठीक है ना। तो दो मेथड है, आइदर इंडिविजुअल डायपोल्स कैलकुलेट करो फर्स्ट, देन वेक्टर सम कर दो। सेकंड मेथड उनका सेंटर ऑफ चार्ज से रिप्लेस करके और फिर डायरेक्ट निकाल दो। रिंग में भी हमने यही किया था, सेंटर ऑफ चार्ज से रिप्लेस कर दिया था, है ना। तो ये कुछ सर्टेन कुछ फिक्स टाइप की प्रॉब्लम है, वो 2-3 टाइप की प्रॉब्लम करने से तुम्हें फिर पता लग जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। चलो ये डायपोल का मोमेंट निकालने का मेथड हो गया। इसके बाद फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होता है डायपोल के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। एक डायपोल में यहां पर लिया मैंने -q, ये हो गया +q, ठीक है। मैं डिस्टेंस 2 ले लेता हूं, और डायपोल का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा सेंटर ऑफ मास से लेते हैं। यहां पर इनका जो सेंटर ऑफ चार्ज होगा वो मिडिल पॉइंट होगा, तो यहां से डिस्टेंस ले लेंगे। मान लो P पॉइंट पे निकालना है, ये जो लाइन है इसको एक्सिस बोलते हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। इसमें सेंटर से मैं डिस्टेंस ले लेता हूं इधर स्मॉल r, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पर क्या करते हैं, उस पॉइंट पे हम +1 इमेजिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो +q क्या करेगा, रिपेल, और -q क्या करेगा, अट्रैक्ट। लेकिन -q दूर है तो इसका अट्रैक्शन कम होगा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो ध्यान से किधर आया, डायपोल मोमेंट के पैरेलल आ गया क्या। डायपोल मोमेंट होता है -q से +q, और इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इधर आया। इसका मतलब एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड P वेक्टर के पैरेलल होता है ना। निकाल लेते हैं वेक्टर सम, दोनों में एंगल 180 है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q, सब्ट्रैक्ट कर दो। q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उस चार्ज के कारण k अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना है, ये है r में से a को माइनस कर देंगे, 2a है, ये 2a, इसीलिए हमने 2a लिया था, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए, है ना। तो a को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये हो गया kq अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस kq अपॉन ये डिस्टेंस होगा r प्लस a। सॉल्व कर लेंगे, kq को बना गया, इसको माइनस में ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके इधर जो वैल्यू है वो आ जाएगा 4a r, ठीक है। इसमें डायपोल मोमेंट अगर हम देखें तो डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायग्राम में q इंटू 2a, तो q और 2a को एक साथ ले लेंगे, ठीक है। तो q और 2a जो है वो मिलकर हो जाएगा p बन जाएगा, है ना। तो 2k p स्मॉल r डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया एक्सेस पे, ठीक है। अब होता क्या है कि डायपोल स्ट्रॉन्ग होता है अगर डायपोल छोटा हो, जो शॉर्ट डायपोल उनको हम आइडियल डायपोल बोलते हैं, छोटे डायपोल को, है ना। तो अगर ये आइडियल डायपोल हो या छोटा डायपोल हो तो जो स्मॉल आर है वो तो बड़ा हो जाएगा और साइज छोटा हो जाएगा डायपोल का, है ना। तो अगर हम छोटा डायपोल लेंगे, आइडियल डायपोल लेंगे,
तो आइडियल डायपोल के लिए स्मॉल ए का जो वैल्यू है या 2a का जो वैल्यू है क्या होगा, स्मॉल आर के कंपेयर में मच स्मॉलर हो जाएगा, बहुत छोटा। तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर को नेग्लिजिबल भी कर सकते हैं, इतना छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर को जब नेग्लिजिबल करेंगे इधर 0 पुट कर देंगे, इधर 0 पुट करोगे तो आर स्क्वायर का स्क्वायर करोगे आर का पावर 4 हो जाएगा, 4 में से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा ट्वाइस केपी अपॉन आर क्यू। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता दिया होगा अलोंग द पी वेक्टर, डायपोल मोमेंट वेक्टर। डायपोल मोमेंट जिधर है उसी डायरेक्शन में, ये मैंने यूनिट वेक्टर बना दिया डायपोल मोमेंट का, जिधर डायपोल मोमेंट है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे। ठीक है, अलोंग द एक्सिस। सो यहाँ का डेरिवेशन अलोंग द एक्सिस ये हो गया शॉर्ट डायपोल आइडियल डायपोल के लिए। ठीक है, यहाँ का डिस्टेंस बहुत लार्ज हो उस कंडीशन में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है डायपोल मूवमेंट के थ्रू, डायपोल के थ्रू हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैलकुलेशन करना। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये हो गया ऑन द एक्सिस। नेक्स्ट है इक्वेटोरियल पॉइंट। माइनस क्यू प्लस क्यू, सेंटर से परपेंडिकुलर ये मैंने पॉइंट लिया, डिस्टेंस हमें स्मॉल आर लेंगे, हमेशा सिंबल याद रखना। और डायपोल का जो साइज है वो 2a ले लिया हमने इजी कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पर भी पी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, पी पॉइंट प्लस 1 इमेजिंग कर लो। अब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, इधर हो जाएगा, है ना। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस वगैरह सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। तो रिजल्टेंट देखने से पता लग रहा है इस डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। कैलकुलेशन के लिए हम एंगल लेते हैं, ये एंगल है थीटा, ये ऊपर एंगल थीटा हो जाएगा, सिमेट्री के कारण ये नीचे वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर एक हो जाएगा ई कॉस थीटा, दूसरा ई साइन थीटा। सेम यहाँ पर ई कॉस थीटा ई साइन थीटा। ठीक है, ई कॉस थीटा कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे तो रिजल्टेंट आंसर जो है वो क्या आएगा, 2e कॉस थीटा। ई साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल, इधर वाले कंपोनेंट साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, कॉस थीटा निकाल लो, कॉस थीटा इस एंगल से क्या है, कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a अपॉन ये। ठीक है, यहाँ पर पुट कर देंगे। और ई का वैल्यू क्या होगा, चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, k क्यू चार्ज का डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट है ना, रूट का स्क्वायर करके तो रूट हट जाएगा, है ना। अब कॉस थीटा पुट कर देता हूँ, कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मिला के यहाँ पर जो पावर है वो हो जाएगा 3/2 और q इंटू ये ट्वाइस q इंटू या q और 2a जो डिस्टेंस है उसको p लिख देते हैं, तो ऊपर kp बन जाएगा, नीचे बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। डायरेक्शन देखो ध्यान से, डायपोल मोमेंट तो इधर होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब यहाँ पर जो डायरेक्शन है इक्वेटोरियल पॉइंट में जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का वो अपोजिट होता है डायपोल मोमेंट वेक्टर के कंपेयर में। ठीक है, वैल्यू लिख देते हैं इधर स्मॉल शॉर्ट डायपोल के लिए, शॉर्ट डायपोल के लिए स्मॉल क्या होगा, छोटा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा नेग्लिजिबल, ए स्क्वायर को नेग्लिजिबल कर देंगे हम, ए स्क्वायर को 0 पुट करो, सॉल्व करोगे तो पावर इधर क्यूब आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया शॉर्ट डायपोल के लिए केपी अपॉन आर क्यू। डायरेक्शन क्या होगा, डायपोल मोमेंट के अपोजिट, इसलिए माइनस पी कैप लिखेंगे। ठीक है, दोनों में देखो ध्यान से रिलेशन, एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल पॉइंट के कंपेयर में डबल होता है शॉर्ट डायपोल के। ठीक है, समझ में दोनों में रिलेशन, ये रिलेशन भी याद रखना है और डायरेक्शन भी याद रखना है, डायरेक्शन अपोजिट होती है ना। तो इसके बाद फिर हम एक जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं किसी भी एंगल के लिए। मान लो कि इस पॉइंट पे निकालना है, पहले सेंटर से मिलाएंगे, ये हो गया पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर इधर। ठीक है, थीटा एंगल है सपोज, किसके साथ थीटा एंगल, डायपोल मोमेंट वेक्टर के साथ। डायपोल मोमेंट वेक्टर के साथ पोजीशन वेक्टर का एंगल क्या है, थीटा। आर वेक्टर और पी वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, इस पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक लिखना है, बोलिए केपी अपॉन आर क्यूब रूट ओवर 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है किसी भी थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा याद रखना, थीटा क्या है, ई वेक्टर और पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है, ये तीन होगा। फिर नेक्स्ट है कि डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन देखो, पॉजिटिव चार्ज ऊपर रिपेल करेगा, नेगेटिव इधर अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन इधर ही नहीं पे आएगा। तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, ईपी बोलता हूँ, इसका डायरेक्शन इधर नहीं हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे कहाँ होगा डायरेक्शन, उसके लिए हम एक काम करते हैं, इधर ये जो आर वेक्टर है इसके साथ एंगल ले लेता हूँ मैं 5। पोजीशन वेक्टर के साथ एंगल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड का 5। अगर क्वेश्चन बोलते हैं कि बताओ डायपोल मोमेंट वेक्टर के साथ कितना होगा, तो डायपोल मोमेंट तो इधर था, तो डायपोल मोमेंट के साथ क्या हो जाएगा, थीटा + 5 हो जाएगा। ठीक है,
पी वेक्टर के साथ एंगल क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, थीटा प्लस फाइव। आर वेक्टर के साथ क्या है, आर वेक्टर के साथ एंगल क्या है, फाइव। तो फाइव हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला लिख दो, tan फाइव इक्वल टू होता है हाफ ऑफ tan थीटा। इस फॉर्मूले से हम फाइव निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर जैसे मैं मान लो कि मुझे एक्सेस पे कैलकुलेशन करना है, तो मैं एक्सेस के लिए यहां के लिए थीटा कितना पुट कर दूंगा, 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री पुट करोगे, cos 0 हो गया 1, 3 + 1 हो गया, रूट लोगे तो 2, तो 2 kp/r³ आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, एक्सेस के लिए। डायरेक्शन क्या होगा, थीटा 0 डिग्री पुट करने पे tan 0 0 हो जाएगा, फाइव 0 डिग्री हो जाएगा। जैसे फाइव 0 डिग्री हो गया, इसका मतलब जिधर आर वेक्टर उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट देख लेता हूं इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए थीटा कितना हो जाएगा ध्यान से, 90। थीटा 90 पुट कर दो इधर, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए थीटा 90 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0, तो kp/r³, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे थीटा 90 पुट करोगे, tan 90 होता है इन्फिनिट, तो फाइव का वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आर वेक्टर के कंपेयर में 90 डिग्री पे होगा, ये 90 डिग्री इधर, ठीक है। डायरेक्शन याद है, समझ आ गया, जनरल फॉर्मूला हो गया दोनों कंडीशन के लिए, ठीक है ना। कभी अगर क्वेश्चन आ जाए क्वाड पोल का, कि दो डायपोल्स का कॉम्बिनेशन जो होता है ना, उसको क्वाड पोल बोल देते हैं। क्वाड पोल का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो याद रख लेना, थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है 1/r⁴ पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना, उससे डिराइव कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करके, ठीक है, उससे आराम से आ जाता है। जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो कि दोनों डायपोल ऐसे हो, एक्सिस के अलावा, दोनों के बीच में गैप है r, तो फॉर एक्सिस के अलावा, एक्सिस के अलावा फॉर्मूला हो जाएगा 6kp1p2/r⁴ एक्सिस के अलावा, ठीक है। और अगर डायपोल इस टाइप से है पैरेलल, ठीक है, अगर डायपोल ऐसे पैरेलल है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 3kp1p2/r³, ठीक है, r⁴, तो दोनों में 1/r⁴ का रिलेशन होता है, क्वाड पोल बोलते हैं इनको। दो डायपोल्स का कॉम्बिनेशन कहलाता है क्वाड पोल। एक डायपोल इधर है -q1 + q1, एक डायपोल इधर है -q1 + q1। शॉर्ट डायपोल लिया मैंने, ठीक है, क्वाड पोल, ठीक है। ये क्वाड पोल के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। चलो अभी थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट और देख लेते हैं। चलो देखो, अभी डायपोल का थोड़ा सा नॉलेज हमें हो गया है ना, +q -q, दो इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट चार्ज का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा डायपोल के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो मीडियम डालने पे किस टाइप से चेंज होता है। मैंने बोला था 1/ε टाइप्स हो जाता है, वहां बताया गया था कि एक इंडक्शन फिनोमेना है, उसको बताऊंगा, ठीक है। चलो अब थोड़ा समझ लेते हैं, हमें डायपोल पता लग गया है। तो डायपोल में बेसिकली अभी हमने जो पढ़ा है वो क्या है, कि एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर एक यहाँ पर प्रोटॉन है, सपोज 2, इलेक्ट्रॉन है 2, तो टोटल यहाँ पर इस टाइप से एटॉम का स्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रोटेट होते हैं, बीच में सेंटर पे होते हैं प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर, ये पता लग गया, पता है ना। अब देखो इसमें क्या है कि एक मैं Q1 चार्ज ले रहा हूँ और एक Q2 चार्ज ले रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक को अगेन मीडियम इफेक्ट को समझने के लिए, ठीक है। अभी कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, तो Q1 और Q2 के बीच में जो कूलम्ब फोर्स लगेगा, जिसका फॉर्मूला हमें पता है, क्या है फॉर्मूला, K Q1 Q2/r², ठीक है। K को हमने क्या लिखा था, 1/4πε0 Q1 Q2/r², और ε0 क्या था, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, ओके। यहां पर वैक्यूम है, ये जो चार्जेस का पोलरिटी में प्लस ले रहा हूं, लाइक चार्जेस, तब क्या होगा, रिपल्सन होगा फोर्स, तो ये फोर्स लग गया। इसके बाद फिर यहाँ पर एक पॉइंट था कि ये जो चार्जेस के बीच में ये जो फोर्स है, ये किसी अदर चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, यहाँ Q3 रखो Q4 रखो, इन दोनों के बीच में तो ये रहेगा। इसी टाइप से मीडियम का भी हमने देखा था, मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करेगा, ओके। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो किसी भी थर्ड चार्ज, किसी भी मीडियम, किसी भी अदर थिंग पे डिपेंड नहीं करेगा, सेम रहेगा ऑलवेज, ठीक है। तो फिर वो जो टर्म आया था ε0, वो कहां से आया था, अगर मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो हमें देखना है ना। चलो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक मीडियम पुट कर देता हूँ। मीडियम मतलब कोई भी मीडियम ले सकते हैं, कोई भी मटेरियल का मीडियम, उसमें एटॉम होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे, ये सब तो स्ट्रक्चर रहेगा, कोई भी मीडियम, ठीक है। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज के पास में मीडियम हम पुट करेंगे तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन से ये अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर क्या होगा, इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का जो है वो इधर शिफ्टिंग हो जाएगा, इस तरफ से शिफ्टिंग हो जाएगा। और शिफ्टिंग होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर ये जो, सपोज मैं बोल देता हूं कि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, न्यूक्लियस थोड़ा सा इधर है, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस का इधर शिफ्ट, ठीक है। तो अभी ये नेगेटिव चार्ज पास आ गया, नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, इसको +Q1 को अट्रैक्ट करेंगे,
तो एक यहाँ पर ये जो इंड्यूस चार्ज है इनके कारण थोड़ा सा फोर्स इधर इंड्यूस हो जाता है, जिसको मैं IND बोल देता हूँ, इंड्यूस। तो एक तो ये फोर्स लग रहा था Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक ये फोर्स जनरेट हो गया इंड्यूस फोर्स। देखो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा दूर होंगे, नेगेटिव चार्ज थोड़ा पास होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज का कंपेयर में नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा होगा, तो इसलिए हम नेगेटिव का स्टडी करते हैं, जनरली पॉजिटिव बनाते भी नहीं हम, ठीक है ना। तो फिर भी मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि रहेंगे तो हम प्रोटॉन का ही भागेंगे तो नहीं, है ना, अंदर ही रहेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की इधर शिफ्टिंग होने से अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस चार्ज को इधर अट्रैक्ट करता है, मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट करेंगे तो अब जो नेट फोर्स है वो क्या होगा, अब जो नेट फोर्स वो हो जाएगा जो भी पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था माइनस इंड्यूस चार्जेस के कारण फोर्स ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, ठीक है। यहां पर ये जो इंड्यूस चार्ज फोर्स का डायरेक्शन इधर है और रिपल्सन होने के कारण ये फोर्स, तो ये जो फोर्स है क्या हुआ, रिड्यूस हो गया ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेट फोर्स बोलेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन बोला जाए कि बताओ Q1 और Q2 के बीच में फोर्स कितना होगा, मीडियम पुट करने के बाद ये मीडियम रख दिया, अब बताओ Q1 और Q2 के बीच में फोर्स कितना होगा, Fe होगा या कम हो जाएगा, तो Q1 और Q2 के बीच में तो Fe ही होगा। ये जो फोर्स है क्या, ये तो रिजल्टेंट फोर्स है एक चार्ज पर, ठीक है। ये फोर्स क्या है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन वन चार्ज। रिजल्टेंट मींस द फोर्स ड्यू टू द अदर चार्ज एंड द फोर्स ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्ज, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट। अब क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो हमें पता लग गया कि जो नेट फोर्स हो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब मीडियम पुट करने पर चार्जेस, ये चार्ज है, इस चार्ज पर नेट फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सेम यहाँ पर इफेक्ट होगा, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो इधर इलेक्ट्रॉन गैदर हो जाएंगे, नेगेटिव पास आ जाएंगे, तो नेगेटिव क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्ट होने के कारण क्या इफेक्ट होगा, इधर अट्रैक्ट होने से इधर नेट फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, Fe माइनस F इंड्यूस हो जाएगा। तो दोनों चार्जेस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है, ठीक है। तो ये जो फोर्स में डिक्रीमेंट है इसी को शो करने के लिए हम एप्सिलॉन R टर्म को यूज में लेके चलते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन R से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स है वो डिक्रीज हो गया, तो उसी वो जो डिक्रीमेंट हो रहा है उसका रीजन क्या है, ये उसका मेन रीजन था, ठीक है। यहाँ पर डायपोल्स का क्रिएट होना, डायपोल है ना, इस टाइप से डायपोल्स का क्रिएट होना, इस टाइप से इधर भी यही होगा, जो पास में एयर है वो एयर में जो भी एटॉम्स हैं वो एटॉम्स में इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज के पास, तो उससे क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ये इसको पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के थ्रू अट्रैक्टेड होने लग जाएंगे, और ये जो फोर्स था इन दोनों के बीच में Fe, इसका रिजल्टेंट डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर इतना। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लें, ये फोर्स लगा है सपोज 100 न्यूटन, Fe का वैल्यू आया 100 न्यूटन, ठीक है, दोनों 100 है। हमने एक पुट किया मीडियम, उस मीडियम को पुट करने पे सपोज जो फोर्स हो गया सपोज 20 न्यूटन, ठीक है। तो 100 माइनस 20 इसका मतलब नेट कितना आया, 80 न्यूटन, ये है ना 80 न्यूटन। तो ये जो डिक्रीमेंट हुआ है इसी को शो करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इधर एप्सिलॉन R से डिवाइड करेंगे, ठीक है, एप्सिलॉन R से उसको डिवाइड करके लिख देंगे। समझ में आ गया डिक्रीमेंट का कैसे शो किया था हमने, एप्सिलॉन R को क्यों डिवाइड किया था, इस, ठीक है। तो इसका मेन लॉजिक ये होता है, ठीक है ना, क्लियर है ये चीज, डायपोल का ये एप्लीकेशन था ये भी। चलो इसके बाद फिर नेक्स्ट था कि चलो इसी में हम एक पॉइंट और देख लेते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स में किस टाइप से डायपोल मूवमेंट इंड्यूस होता है, किस टाइप के डायपोल बनते हैं। ओके, सपोज यहां पर हमने एक डाइलेक्ट्रिक ली, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक यहां पर हम दो टाइप के लेंगे, एक होगा नॉन पोलर, ये कैसे डाइलेक्ट्रिक जिनमें मॉलिक्यूल कैसे होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक पॉइंट पे कोइंसाइड करता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि मैंने ले लिया H2 जानते हो सब, दोनों में H होगा इधर, ठीक है ना, ये हो गया H2। इसी टाइप से CO2 होगा, ठीक है, एक कार्बन होगा और दो ऑक्सीजन होगा। इसमें देखो यहाँ पर इन दोनों का सेंटर क्या होगा, कार्बन के ऊपर ही होगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो एक स्ट्रेट लाइन में मतलब कि लीनियर कैरेक्टरिस्टिक वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम बोल देते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इनका प्रॉपर्टी क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज कोइंसाइड विद द नेगेटिव चार्ज। ओके, तो इनमें क्या होता है कि पहले से कोई डायपोल नहीं होता है, नेट डायपोल मोमेंट जीरो होता है। जैसे मान लो कि प्लस माइनस, ठीक है, प्लस इंडिकेट करेगा प्रोटॉन्स को और माइनस इंडिकेट करेगा, तो इसमें कोई अलाइनमेंट फिक्स नहीं होगा, नेट जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो होगा, ठीक है। ये तो जब हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट, ठीक है। अब जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा, सपोज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मैंने अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन,
एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया आई कैप, तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रोटॉन ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर फोर्स लगेगा राइट साइड में और नेगेटिव चार्ज पर इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा डायपोल्स इस टाइप से अरेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस सेम यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो डायपोल्स का अलाइनमेंट है ये सब एक ही डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली हो जाएगा, ओके। इतना इसमें जो डायपोल ये हमने बनाया है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं कि अगर रिजल्टेंटली हम देखें तो ये राइट साइड में आ गया पॉजिटिव चार्ज ऐसा, ठीक है, और लेफ्ट साइड में जनरेट हो गया नेगेटिव चार्ज, क्या इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके, क्योंकि राइट साइड में कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज की शिफ्टिंग है कंपेयर टू दिस साइड, ओके। तो ये एक टाइप से डायपोल क्रिएट हो गया, ये भी डायपोल है, इनका रिजल्टेंट मैंने यहाँ पे एक सिंगल डायपोल बना दिया, डाइलेक्ट्रिक को मैंने पोलराइज कर दिया, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। देखो अब इसमें क्या होगा कि जो डायपोल मूवमेंट है यहाँ पर होगा ना, डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, उसका डायरेक्शन था -q से +q की तरफ, पढ़ा है ना डायपोल टॉपिक हमने, तो p वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो क्या है इधर। अब अगर ऐसा हो जाए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में इस टाइप का हो कि जो डायपोल मूवमेंट यहाँ पर है वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसके प्रोपोर्शनल हो, ठीक है, मतलब जो अलाइनमेंट हो बहुत परफेक्टली अलाइनमेंट हो यहाँ पर, तो इन दोनों में रिलेशन, ये जो रिलेशन है ये क्या कहलाएगा, y प्रोपोर्शनल टू x रिलेशन क्या कहलाता है, लीनियर रिलेशन कहलाता है एक टाइप से, ठीक है। ये अगर इस टाइप से हम बोले कि डायरेक्टली डायपोल मोमेंट प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, तो इस टाइप के जो डाइलेक्ट्रिक है उसको हम बोल देंगे यहाँ पर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। ये किसमें होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होगा, ठीक है ना। लीनियर क्यों, क्योंकि लीनियर रिलेशन है, लीनियर आइसोट्रोपिक क्यों, क्योंकि ईच पॉइंट पे सेम प्रॉपर्टी है, जितने भी डायपोल है सब अरेंज हो गए, ओके, आइसोट्रोपिक हो गया मीडियम, तो लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक बोल देंगे इसको, ठीक है। इसमें क्या होगा डाइलेक्ट्रिक में, इस टाइप से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके कारण इधर डायपोल में पोलराइजेशन हो गया, इस फिनोमेना को बोलता है पोलराइजेशन फिनोमेना, ओके। पोलराइजेशन फिनोमेना, पोलराइजेशन जो टर्म है उसका मीनिंग क्या होता है, टोटल डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में कितना टोटल डायपोल मोमेंट जनरेट हुआ, ओके। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हम इस टाइप से देखेंगे। पोलर मॉलिक्यूल में क्या होगा वो मैं बाद में समझा दूंगा, इसी में थोड़ा जो भी पॉइंट्स है इससे रिलेटेड वो सब एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसी में फिर नेक्स्ट यहाँ पर है कि जो प्रोपोर्शनल साइन है इसको जब रिमूव करेंगे तो इधर एक तो कांस्टेंट आएगा एप्सिलॉन नॉट और एक और टर्म आएगा यहाँ पर एक्स, इसको ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें एक तो याद करके चलना है, ओके। ये जो कांस्टेंट है यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मीनिंग तो पता ही है, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। एक्स जो टर्म है एक्स को बोलते हैं हम यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल ई लगा देता हूं क्योंकि मैग्नेट में भी आएगा ससेप्टिबिलिटी टर्म, ये हो गया इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, क्लियर है इतना। फिर एक आता है टर्म यहाँ पर पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जो वेक्टर है पोलराइजेशन डेंसिटी उसका मतलब होता है टोटल जितना भी पोलराइजेशन डायपोल मोमेंट यहाँ पर जनरेट हुआ डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। जिसमें डाइलेक्ट्रिक लिया, ये स्लैब है डाइलेक्ट्रिक का, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एरिया है कैपिटल ए और इसका लेंथ है सपोज एल, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया ए इंटू एल हो गया वॉल्यूम। और अगर हम यहाँ पर डायपोल का बात करें, डायपोल मोमेंट का बात करें, तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चार्ज लेता हूँ, सपोज इधर चार्ज मैंने लिया ए क्यू, तो क्यू इंटू एल, और यहाँ पर अगर हम टर्म देखें इधर नीचे तो ये जो टर्म आएगा इधर वो आएगा वॉल्यूम में एरिया इंटू एल, ठीक है। चार्ज क्या है क्यू, टोटल जितना भी कंप्लीट मिला है, ठीक है। इधर माइनस चार्ज माइनस क्यू और इधर प्लस क्यू, तो ये जो टोटल चार्ज कंप्लीट मिला के कितना है क्यू इंटू एल। ये एक डायपोल की तरह इसको हम ट्रीट कर सकते हैं पोलराइजेशन होने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला रखेंगे और वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो एल तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो टर्म बना है इसको हम बोलते हैं सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो पोलराइजेशन जो होता है, पोलराइजेशन डेंसिटी वो किसके इक्वल होता है, वो सिग्मा के इक्वल होता है न्यूमेरिकली, ठीक है। ये एक रिलेशन हमें याद रखना है। तो ये सब छोटा छोटा एक दो पॉइंट है जिनको क्वेश्चन आता है इसमें, वो सब पॉइंट हमें याद रखते चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया समथिंग अबाउट द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, क्लियर है ना। लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम को समझ में आ गया सबको डाइलेक्ट्रिक का, चलो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट फिर यहाँ पर नॉन पोलर के बाद है पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है कि डायपोल मोमेंट पहले से प्रेजेंट होता है, क्योंकि डायपोल्स में जो अलाइनमेंट है वो इस टाइप का होगा रैंडम, इसलिए रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर डायपोल तो होते हैं अंदर, डायपोल मोमेंट अंदर होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स का बात करें तो सबका जब वेक्टर सम करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है।
मतलब यहाँ पर भी नेट डायपोल मोमेंट तो जीरो ही होता है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल होता है नॉन पोलर मतलब इस टाइप से जिनका सेंटर कोइंसाइड करे, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, और ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये होंगे इस टाइप के, जैसे कि सपोज हम ले लेते हैं H2O ले लेते हैं, ठीक है ना, ये हो गया इधर H हो गया, तो H2O में देखो क्या होगा, इधर बॉन्ड बनेगा ना बीच में, बॉन्ड एंगल होने से ये देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन इन दोनों का सेंटर कहाँ होगा इधर, और ऑक्सीजन का सेंटर हो गया, सेंटर अलग अलग हो गया, ठीक है। तो अगर सेंटर अलग अलग है तो इनको बोल देंगे हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में जो अलाइनमेंट होता है डायपोल का वो रैंडम अलाइनमेंट होता है। रैंडम अलाइनमेंट होने से यहाँ पर जो इसका वैल्यू है डायपोल मोमेंट का जो नेट वैल्यू है वो जीरो बोल के चलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, कुछ हमने अप्लाई नहीं किया तो ऐसा रैंडम अरेंजमेंट होगा, नेट डायपोल मोमेंट जीरो। यहाँ पर भी जीरो था, यहाँ पर भी जीरो, डिफरेंस दोनों में अलग है, लेकिन यहाँ पर तो डायपोल मोमेंट अंदर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का भी जीरो था, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल का जीरो नहीं है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का है डायपोल प्रेजेंट है। वेक्टर सम करेंगे ना पूरा का तब जीरो आएगा, ठीक है। डिफरेंस आ गया समझ में। चलो अब इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे एक HCl एग्जांपल है ना, क्लोरीन बड़ा होता है छोटा होता है HCl। HCl में क्या होगा, सेंट्रो मास कहाँ पे लाई करता है, सेंट्रो मास हमेशा हैवी पार्ट के पास लाई करता है, तो इधर वो शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा, दोनों का सेंटर अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। ये दो एग्जांपल याद रख लेना, HCl और H2 पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए, ओके। चलो अब हम लगाते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हमने, लगाया, सपोज रेड डायरेक्शन में लगाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई करने पे क्या होगा, अब जो डायपोल्स पे फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा, नेगेटिव पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो उससे क्या होगा यहाँ पर इसी टाइप से जैसे यहाँ पर अलाइनमेंट हुआ था, इधर देखो ध्यान से हुआ ना अलाइनमेंट, उसी टाइप से यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा शिफ्टिंग शुरू हो जाएगा इनका, ठीक है। कोई कोई परफेक्ट अलाइन हो पाएगा, कोई नहीं हो पाएगा, ठीक है, लेकिन प्लस इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होगा, इस टाइप से पोलराइजेशन होगा, इसमें भी इसी टाइप से पोलराइजेशन हुआ था, बस डिफरेंस ये है कि बिफोर पोलराइजेशन यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट जीरो होगा और यहाँ पर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के अंदर डायपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्लियर है चीज। तो ये हमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट याद रखना है। पहले ये इसमें जो हमने पहले टॉपिक डायपोल पढ़ा था उसी का एप्लीकेशन है, ये फॉर्मूला उसी से हमने इधर डिराइव भी किया है, ठीक है ना, कि मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होगा पोलराइजेशन डेंसिटी का, ठीक है। ये एक पॉइंट याद रखना है हमें कि जो डायपोल मोमेंट जनरेट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए लीनियर, ठीक है ना, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स के लिए, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स ये लिख लेना अभी है ना, मैं उसमें दूंगा, वीडियो में दूंगा, वो नोट डाउन कर लेना, क्लियर है ना। स्फीयर का यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ठीक है, टोटल चार्ज Q, रेडियस R, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो होता ही है Q/4/3 पाई R3। तो हमने इसमें देखा था कि जो अंदर इनसाइड किसी पॉइंट पे अगर हमें निकालना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था KQ/R/R3, ये हमने डिराइव किया था गॉस थ्योरम को यूज में लेके, है ना। यहाँ पर स्मॉल q को रो फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जैसे वहां पर हमने होल स्क्वायर लिख दिया था, सिग्मा में कन्वर्ट कर लिया था, उसी टाइप से K को लिख देंगे 1/4πε0, ठीक है। Q को लिख देंगे हम ρ/4/3 पाई R3, R3 से R3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सॉल्व करके फॉर्मूला आएगा ρ/3/ε0, ये फॉर्मूला आ जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है इसमें R क्या है, R हो गया पोजीशन वेक्टर, जैसे मान लो कि इस पॉइंट में मुझे निकालना है P पॉइंट पे, तो ये हो गया R वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, सेंटर ऑफ स्फीयर से इस पॉइंट के बीच का पोजीशन वेक्टर, OP वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो आएगा वो वैल्यू वो रो फॉर्मेट में वैसे लिख सकते हैं। मान लो क्वेश्चन आया कि बताओ स्फीयर का रेडियस डबल करके तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखो यहाँ पर तो रेडियस है ही, इधर है ना, रेडियस कैपिटल R को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। इफ Q इज कांस्टेंट, चार्ज अगर कांस्टेंट है तो, इफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट, मतलब रो अगर क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना, मैट्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, इफ रो इज गिवन देन इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कैपिटल R। साइज को तुम डबल करो ट्रिपल करो तो इधर तो चेंज होगा, अगर चार्ज कांस्टेंट है तो चेंज होगा, अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है देन रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा। स्क्वायर को डबल करोगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे सेम रहेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग जब हम इसमें टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं तो फॉर्मूले में थोड़ा वेरिएशन आ जाता है, क्वेश्चन ज्यादा बनता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना, एक बार नोट डाउन कर लो इसको।
इसमें एक देख लेते हैं अपन, एक छोटा सा थ्योरम है, ज्यादा नहीं है, बड़ा छोटा सा। अगर इसमें एक कैविटी बना रहे हैं अपन, ये कैविटी बना रही है ना, ये कैविटी है, कैविटी का सेंटर का नाम है सी। तो इस कैविटी के अंदर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें देखना है, ठीक है ना। जैसे मान लो पी पॉइंट पे हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट पार्ट, याद है, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी पार्ट, वही सुपरपोजिशन करो, इससे कैलकुलेट कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट स्क्वायर क्या था, रो अपॉन 3ε0 इनटू पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, ओपी वेक्टर, माइनस, अगर ये कैविटी को हम नेगेटिवली चार्ज एज्यूम कर लें, है ना, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए सब्ट्रैक्ट किया हमने। रो सेम है, रो सेम है तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा, छोटा रेडियस हो या बड़ा रेडियस हो, ठीक है। ओपी वेक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीपी, मतलब पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस, ये हो गया कैविटी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कैविटी को हटा दिया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये आंसर हो गया। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओनली कैविटी पार्ट, कि अगर ये कैविटी एक छोटा सा स्क्वायर होता तो इसके कारण कितना होता, इतना, ओनली इतना। कैविटी में ये कंप्लीट स्क्वायर है तो कितना होगा, ओनली इतना। रिमूव कर देंगे तो रिमेनिंग के कारण कितना होगा, इतना होगा, है ना। इसमें रो अपॉन 3ε0 आ गया कॉमन, ओपी वेक्टर माइनस सीपी वेक्टर, देखो ध्यान से क्या होगा, ओपी वेक्टर ओसी वेक्टर प्लस सीपी वेक्टर, अगर सम करें तो क्या आएगा, ओपी वेक्टर, ओपी माइनस सीपी क्या हो जाएगा, ओसी वेक्टर हो जाएगा। सॉल्व करके जो आंसर है वो क्या आया, ओपी माइनस सीपी, ओपी माइनस सीपी, तो ये आ जाएगा ओपी माइनस सीपी, तो ओसी वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर फंक्शन से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला में याद रखना है कि कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना है, पी पॉइंट पे निकालना है, तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ओसी पर, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस पॉइंट पे निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड या इस पॉइंट पे निकालो, यहाँ पर पी आएगा नहीं, पी नहीं है ना इधर, तो पी डिस्टेंस, पी पॉइंट कहां पर है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। डिस्टेंस क्या लेना है हमें, सेंटर ऑफ स्क्वायर से सेंटर ऑफ कैविटी के बीच का लेना है बस। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, 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 यहाँ पर ईच पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यही होगा सेम। तो ये सेकंड केस है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। फर्स्ट होता है शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, वो यूनिफॉर्म होता था, और ये सेकंड केस है कि किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में अगर हमें कैविटी बनाए तो कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन बोले कि बताओ डायरेक्शन क्या होगा, भाई यूनिफॉर्म तो है, लेकिन यूनिफॉर्म हमने पढ़ा था क्या होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वल स्पेस पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ये होता है, अंदर डायरेक्शन बनाते हैं, ये था सेंटर, डायरेक्शन क्या होगा, ओसी। जैसे मान लो बोलते हैं कि बताओ पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इसी डायरेक्शन होगा जिधर ओसी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, ऐसे होंगे, ये समझ आ गया, ओसी डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन।